संविधान के साथ ही आपको 15% आरक्षण नौकरियों में मिला, इसके बाद शिक्षा में आरक्षण मिला। आपको ऊपर देखिए, दो चीजें हैं, नौकरी मिलना या आर्थिक रूप से सशक्त होना और सामाजिक रूप से सशक्त होना, ये दो चीजें ये मैं मानता हूं। और अभी उसमें पीछे है देश, वो सामाजिक शक्ति। किनकी वजह से पीछे? मेरी वजह से। कुर्सी पे कौन बैठा है? आप बताओ। आज भी अगर मूछे रखने पे, घोड़ी बैठने पे हत्या होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी बाबा साहब की मूर्ति छूने पे एक रामपुर मिल्क में सर में गोली मारी गई। बताइए आप, महिलाओं को लाठियों पीटा का कौन जिम्मेदार? फिर आप कह रहे हैं सामाजिक गैर बराबरी अभी जारी है नहीं। आप इस बात को स्पष्ट करके बताओ, क्या घोड़ी पर रोकने पे आज भी एक आईपीएस को राजस्थान में परमिशन लेनी पड़ी घोड़ी पर बैठने के लिए? आप मुझे बताओ, आईपीएस बन के भी हैसियत नहीं बदली हमारी। और आर्थिक गैर बराबरी, आपने कहा 15% आरक्षण मिला, तो आप मुझे बताओ 85% लोग क्या करेंगे? अगर उन पे तो प्राइवेट जॉब भी नहीं है, उन पे जमीन भी नहीं है, तो वो भूखे मरे। क्या क्या आर्थिक तरक्की के लिए सरकार ने हमारी, हम जो टैक्स देते हैं हमारी आबादी के हिसाब से 85% लोग, वो टैक्स का पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता? आप जाके देखो सरकारी स्कूलों में पशु घूम रहे हैं। हमारी जो थोड़ी बहुत खेती है उसमें पशु घूमते हैं, कोई कहने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए मैंने आपका शुरुआती आपका परिचय जो दिया, वो कहा कि आप जमीन पर रहते हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप तमाम जगहों पर पहुंचते हैं। अब मैं उस पर आता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मैं दोनों राज्यों में गया था और मैं मानता हूं कि आपके उम्मीदवार कई जगह बहुत मजबूत स्थिति में, 2 जगह मुझे जहां तक याद है दूसरे स्थान पर थे, 10 जगह तीसरे स्थान पर आए थे। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि उसी मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक समय बीएसपी तीसरी सबसे मजबूत पार्टी थी और आपकी एंट्री के बाद बीएसपी को वहां कई सीटों पर इस तरह के आपके उम्मीदवार भारी पड़े। कई जगह ऐसा भी देखा और कई जगह बीएसपी के भी जीते। मैं सच कहूंगा तो झगड़ा करवा दोगे आप मेरा। नहीं, आप बोलिए सच। आप बताओ 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2014 में 0 क्यों आई? चंद्रशेखर तो नहीं था ना तब। 2017 में 18 सीटें क्यों आई? चंद्रशेखर नहीं था ना। 2019 में 10 सीटें क्यों आई अलायंस करके भी? चंद्रशेखर नहीं था ना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो काम करेगा समाज में रहेगा, समाज उसका ही साथ देगा। हमारे नए सिंबल पे जो कि 10 दिन पहले लॉट होता है, 74,000 वोट मिलना आप छोटी बात मत समझिए। जहां धनबल की राजनीति हो, पैसे वाले लोग हैं, तमाम पार्टियां, वहां हम अगर 10 सीटों पे तीसरे नंबर पे हैं तो ये हमने मेहनत करके कमाया, हमने संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेलें काटी। अगर हम 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे हैं और बसपा का प्रत्याशी अगर हमारे वोट नहीं काटता, अब आप ये कहने लगे कि बसपा का प्रत्याशी आपका वोट काट रहा है। आप आंकड़ों पे देख लो, मैं झूठ कह रहा हूं क्या? नहीं, मैं 2 सीटें आपको बता देता हूं। जहां से रोहतास जी लड़े, बानसूर आप चेक करा लो, बसपा के प्रत्याशी 11,000 वोट मिले, हमारा प्रत्याशी 7,000 से हार गया। वो किसका वोट था जो बसपा को मिला? लेकिन एक बात तो है, आपकी ये सक्रियता, आपका अलग बनना, ये लोकतंत्र में सबको ये आज़ादी है। और बावन मिश्राम उनका संगठन वामसिफ, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मैं जाता रहता हूं, जो दोनों लोगों की सक्रियता से नुकसान किसका? नुकसान तो अकेले बहन जी का, बीएसपी का। अच्छा ये बताओ कि हम लोग गुलाम हैं? मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, मुझे नहीं पता समाज का किस चीज में। बाबा साहब ने कहा जब वोट का अधिकार दिला, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। अब क्या हो रहा, कहां से हो रहा है तैयार? अब तो बेंजी ने कह दिया कि भाई हमारे परिवार का ये आदमी जो विदेश में पढ़ के आया, ये करेगा सेवा। अब आप इसके पीछे झंडा उठा के चलो, क्यों चलेगा समाज उसके साथ जाएगा जो काम करेगा। मैंने तो अभी सुरक्षा उनको मिली, मैंने बधाई दी उनको। मैं किसी का नुकसान थोड़ा चाहता हूँ, मैं अपने ऊपर गोली खा सकता हूँ, लेकिन मैं समाज के किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा कि उनको बधाई। जो आपके बारे में, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मेरा अलायंस करा दो राजीव भाई उनसे, मुझे कम सीटें दिलवा के मेरा अलायंस करा दो उनसे। मैं तो नहीं चाहता टूटो, आप करा दो। अच्छा, बहन जी ने अभी देश में सारी पार्टियां परेशान है अलायंस करने के, वो अकेले ही मुझे लगता है देश में सबसे पहले ऐलान उन्होंने कर दिया था, हम अकेले लड़ेंगे। जब बीच में चर्चा लगी कि नहीं कुछ इधर उधर हो सकता है, 3 दिन पहले फिर उन्होंने कहा कि हमारा फैसला अटल है। जब वो बड़े बड़ों को नहीं पूछ रही तो चंद्रशेखर को आपको लगता है फिर इस बात की क्या जरूरत है ये कहने की कि भाई वोट काट रहे हैं? जनता स्वतंत्र है भाई, मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र। दूसरी बात, आज के समय में कोई कारोबारी, कोई उद्योगपति, कोई पैसे वाला राजनीति नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता कितना पैसे वाला, सीबीआईडी इनकम टैक्स के छापे उन्हीं पे पड़ते हैं, विपक्ष के लोगों पे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो चुनाव है ना 2024 का, राष्ट्र को बचाने का चुनाव है। देश के बच्चे गाँव में जाके पूछो महिलाओं से, हर आदमी कह रहा है। अभी देखो सीए पे अभी कल ऑर्डर आया, क्यों आया आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। परसों इनके एक नेता ने बयान दिया कि भाई हमें 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए। जब हमने उस पर चर्चा कराई तो डर गए भाजपा के लोग। इन्होंने सोचा इस बात से ध्यान हटाओ, जो मुद्दे आज इलेक्ट्रल बॉन्ड और तमाम तरह की चीज चल रही है, ध्यान हटाने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। क्या जरूरत है? कानून तो बन चुका, संसद से पास है, नोटिफिकेशन की बात थी, उन्होंने चुनाव के पहले कर दिया। आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हो, कर दो। 4 साल क्यों लगे फिर आपको? अब चुनाव के समय क्यों याद आई आपको? नहीं, हम कह रहे हैं अगर पार्लियामेंट में पेश किया था, पास करा लिया,
कानून बन गया, नोटिफिकेशन को उन्होंने एक्सटेंड किया, और अगर मैं कहता हूं चुनाव के समय ही अगर उन्होंने नोटिफाई कर दिया तो इसमें क्या है, उन्होंने, उनका वादा था 19 में किया था, 24 में पूरा कर दिया। ये लोकतांत्रिक भारत है, जन भावनाओं का सम्मान करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। आप ये सोचो कि 37% वोट मिल गया तो आप मालिक हो गए देश के, गलतफहमी है। जन सत्ता आती जाती रहती है, आप पे भी नहीं रहेगी सदैव। जब जो कुर्सी बैठ के सोच रहे हो कि सदैव रहेगी, आपको भी याद रखना चाहिए कि 63% लोग आपके खिलाफ है। जिस दिन ये जनता खड़ी हो जाएगी, तानाशाही उस दिन खत्म हो जाएगी। और फिर आप मेरी बात को समझिए, लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता द्वारा जनता का शासन। आप ये बताओ, कोई कानून बनाते हुए कोई भी सरकार जनता से पूछती है क्या? ये जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये जो असेंबली में बैठे हैं, जनता ने इन्हें चुन के भेजा है ना, जनता ही ने इन्हें भेजा। ये कानून बना रहे हैं, अब हर चीज के लिए जनमत संग्रह होगा। कानून ये पाले भी बदल लेते हैं। आपने देखा नहीं राज्यसभा में कैसे जाके भाजपा को वोट दे गया? ये पाले बदल इनके, तो इसका मतलब जनता वोट दे के भरोसा कर गलती करती है क्या? तो फिर तरीका संविधान में यही लिखा है। मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं ना कि ये तानाशाही जनता देखती है, वोट की चोट से जनता जवाब देती है। नहीं, आप तानाशाही कहते हो, लेकिन जब आप चुनाव में जा रहे हो, अभी 1.5 साल पहले जमानत, आपकी खुद जमानत जब्त हो गई 2022 में, और बीजेपी 275 सीटें पार कर गई, तो ये उसे जन समर्थन मिल रहा है, और उसे ये अधिकार मिल रहा है कि लोगों के समर्थन से वो फैसले ले सके जो फैसले उसके एजेंडा में। और जब वो लेती है तो आप उसको कहते हो कि तानाशाही। हमने जन समर्थन चंडीगढ़ में भी देखा, आपने भी देखा ऑन कैमरा। मसीह साहब ने कितना जन समर्थन जुटाया, आपने देखा नहीं? 8 वोट कैसे गलत हो जाती है। और फिर अभी ईवीएम पे भी बहस चल रही है देश में, बहुत सारी चीजें। और मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष की गलती है। मैं सरकार को कहूंगा, भाजपा अगर सत्ता में बैठ के आरक्षण नहीं खत्म करेगी, गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों को लाठियां नहीं मारेगी, मुसलमानों को यहाँ दिल्ली में जूते से नहीं पिटवाएगी, तो करेगी क्या भाजपा? ये तो भाजपा का काम है। भाजपा की पॉलिसी देखो ना आप, गोलकर से लेके तमाम लोगों की बातें आप सुन लो, वो तो कहते हैं शुरू में इनको वोट का अधिकार होना नहीं चाहिए। अच्छा चंद्रशेखर जी, आप इतना सक्रिय रहते हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सक्रिय रहते हो जी। आप मुझे बताइए, मैं भी 25 सालों से बीएसपी और समाजवादी पार्टी को कवर कर रहा हूं, काशीराम और मुलायम सिंह के जमाने से। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 1 सीट मिलेगी। वो भी मैं रोज कहता हूं कि वो सीट बीएसपी को नहीं मिली, वो सीट उमाशंकर सिंह ने जीती, जो कि विधायक हैं रसड़ा के, अपनी ताकत से उन्होंने जीती। तो आपको क्या लगता है कि ये 403 विधानसभा सीटों में शून्य, मैं शून्य मानता हूं बीएसपी को, शून्य पर उसके सिमटने के कारण क्या है? पहली बात। और दूसरी बात, यही बात 2014 में जब हुई लोकसभा चुनाव में, तब भी बीएसपी को 0 सीटें मिली। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई कारण क्या है? आप मुझे जो है ना, मुझसे उस चीज का जवाब मांग रहे हैं जिस लड़ाई में मैं हुई नहीं। देखो, जब तक मैंने बीएसपी का काम किया 2017 तक, तब तक मैं बीएसपी के लिए कह सकता था। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मैंने 2007 से 12 की सरकार में जब बीएसपी नेताओं की किसी मुद्दों पे कहा तो उन्होंने कहा हल्ला मत मचाओ, सरकार बदनाम हो जाएगी। और जब 2012 के बाद सरकार चली गई, तब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा अब हमारी सरकार नहीं है। आप ये समझो, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जनता चुन के भेजती है आपको काम करने के लिए। जैसे आज अधिकारी कर्मचारी अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, ऐसे नेता भी मालिक समझते हैं। जनता ने वोट दी वो ताकतवर है। जब तक हम जनता को मालिक मानेंगे तब तक हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। जब अहंकार आता है तो बड़े अच्छे अच्छों के दिमाग ठीक हो जाते हैं। और फिर रही बात है, एक जाति से, एक समुदाय से आप नहीं जीत सकते चुनाव। पहले मान्यवर काशीराम साहब की जो रणनीति थी, जो उनकी पॉलिसी थी, आज भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी दे रही है, उनके मुखौटे बना बना के उनको कुर्सियों पर बिठा रही है। अभी देखिए हरियाणा में नायब सिंह क्यों बदल दिया आपने? आप तो कहते थे बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, क्यों बदले आपने? क्योंकि उनको चुनाव में वोटों को साधना है। भारत में जाति है जो कभी जाने वाली नहीं है। अभी हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, कोई नहीं कर सकता, किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं है कि जाति विहीन समाज बने। एक प्रक्रिया से आदमी पैदा होता है तो फिर वो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? एक बड़े संत हुए सतगुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने कहा रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी ओछे क्रम की प्रीत। जो ओछा कर्म करेगा वो नीच हो सकता है, जन्म के कारण नहीं हो सकता। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में जन्म के आधार पे आप नीच हो जाते हैं, आपको मंदिर जाने की, घोड़ी चढ़ने की आज़ादी खत्म हो जाती है। ये जुल्म कब तक सहेंगे बताओ? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने जो कार्य किया, जनता का विश्वास खत्म हो गया। जनता उनको देखती है भाई ये काम तो करते नहीं, चुनाव में वोट मांगने आते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं 3 तरह के नेता होते हैं, एक नकली, एक फसली, एक असली। नकली वो जो जबरदस्ती जनता पे थोपा जाता है, फसली वो जो चुनाव के समय आता है, फसल काट के और चला जाता है, जैसी राजनीति अब बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और असली वो जो 24 घंटे 7 दिन जनता के बीच में रहता है। हमें डर से नहीं, हमें डट के वोट करके अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता है वो चाबी जो आपकी सारी समस्या का हल कर देगी। इसलिए हम सत्ता की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमने पार्टी बनाई कि हमारे लोगों की समस्या बहुत है, हल नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। जिनको घर चलाना नहीं आता वो देश चला रहे हैं। हम अपने आप जानते देश कैसे चलेगा।
और हम इसको काम को कर रहे हैं, जन समर्थन हासिल करेंगे, भाईचारा बना के लोगों को तैयार करेंगे और ये दिन बदलेंगे, आप याद रखना। वक्त बदलते देर नहीं लगती।